ये जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10 के हैं उनके लिए आज की ये क्लास बेहद खास और बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। देखिए भैया, इस क्लास के अंदर हम क्लास 10 इंग्लिश के पूरे संपूर्ण जो आपकी इंग्लिश है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। अब देखिए, इस क्लास को देखने के बाद जो आपकी दो क्वेरी होती हैं कि भैया हमको ये बता दीजिए कि जैसे कि कोई क्वेश्चन आपने बताया और वो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आया, तो फिर कैसे उस क्वेश्चन का आंसर हम बोर्ड एग्ज़ाम में करके आएंगे। तो इसका मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको 15 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में 101% आने की चांसेस है जिनकी, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस के ज़रिए आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आप कैसे बना करके लिखोगे, आज की इस क्लास के अंदर हम वो डिस्कस करने वाले। तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट देखना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रोज से और सप्लीमेंट्री से आपके बोर्ड परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पोएट्री से नहीं पूछे जाते, प्रोज और सप्लीमेंट्री से आते हैं। टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की इस क्लास के हम डिस्कस करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद खास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे बना करके लिखोगे, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देता हूं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप नज़र डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों का कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, ठीक है। मतलब कि लेंचो ने जो पत्र लिखा था, ठीक है, लेंचो ने जो पत्र लिखा था किसके लिए, गॉड के लिए, यानी भगवान के लिए। तो उस पत्र को देख करके जो पोस्ट मास्टर थे, जैसे ही उन्होंने उस पत्र को खोला तो पहला विचार उनके अंदर क्या आया, उन्होंने किस प्रकार से उस पत्र को खोला और उनके हृदय में क्या भावना उत्पन्न हुई। तो फाइनली उसका आंसर आपको देना है। तो ऐसे देंगे आप आंसर इसका कि द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड एमाइबल पर्सन, ठीक है। मतलब कि वो बहुत ही दयालु और एक कह सकते हो स्मर्श हृदय प्रेमी थे। मतलब कि उनका जो हृदय था वो बहुत ही काइंड था, बहुत ही कह सकते हो कि दयालु थे वो, ठीक है। बहुत ही नर्म दिल के इंसान थे वो। फिर आगे लिखोगे ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फर्म फैथ इन गॉड, ठीक है। मतलब कि उनको लेंचो के जो फैथ था, यानी लेंचो का जो विश्वास था गॉड के प्रति, उस पर वो इम्प्रेस हो गए थे। कौन इम्प्रेस हो गए थे, पोस्ट मास्टर जो थे वो इम्प्रेस हो गए थे कि भाई ये कैसा व्यक्ति है जिसको गॉड पर इतना ज़्यादा विश्वास है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो वो इम्प्रेस हो गए थे पोस्ट मास्टर जो थे लेंचो का लेटर पढ़ते ही। और आगे आप लिखेंगे एंड टू सस्टेन दैट फैथ, और इतने ज़्यादा अतीत विश्वास पर वो इम्प्रेस्ड हो गए थे। और फिर ही सेंट आ रिप्लाई टू लेंचो, इसलिए उन्होंने लेंचो को रिप्लाई दिया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप इतना लिखेंगे, 1 लाइन 2 लाइन एंड 3 लाइन, ठीक है। और 3 लाइन लिख देने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपका फाइनली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपको नोट करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, लेकिन आपको मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ठीक है। और देखिए, जिन लोगों को भी इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए है, या तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स, या फिर कह सकते हो कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की कह सकते हो ई बुक चाहिए, क्या चाहिए, ई बुक, ठीक है। ई बुक मतलब क्या होता है भैया, मैं आपको बता दूं। ई बुक का मतलब होता है कि हमने आपके लिए, हमारी टीम ने मिल करके आपके लिए एक ऐसी चीज़ तैयार की है जिसमें आप एवरी सब्जेक्ट, मैथ ले लो, ठीक है, मैथ ले लो, साइंस ले लो, ठीक है, इंग्लिश ले लो, ठीक है, हिंदी ले लो, आप लोग इन सभी सब्जेक्ट की ई बुक ले सकते हो। और ई बुक कैसी होगी, मात्र आपको ई बुक के लिए इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। मतलब कि जब आप कोर्स खरीदते हो किसी भी यूट्यूब चैनल से 2000 का, 1500 का, 500 का, 600 का, उससे बहुत ही कम अमाउंट में, मात्र इतने अमाउंट में आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक दी जा रही है। और अगर आप लेना चाहते हो तो मेरी कोई भी वीडियो पर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या फिर किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको हर एक सब्जेक्ट की ई बुक अगर आपको लेनी है तो आपको मिल जाएगी, ठीक है।
फिलहाल आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, आपको पूरी तैयारी आपको ई बुक के ज़रिए कराई गई है। अब चलिए अपने क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। देखिए जैसे मतलब कि जो लेंचो था जब उसने वापस उस पत्र को पढ़ा तो वो कह सकते हो एंग्री क्यों हो गया था, ठीक है। मतलब कि जब लेंचो के पास जो उसने लेटर लिख के भेजा था और वही लेटर जब उसके पास वापस लौट कर आया था तो भैया लेंचो जो था वो दुखी क्यों हो गया था उस पत्र को वापस खोलते ही। तो देखो इसका आंसर लिखोगे कि लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वाज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर। मतलब कि लेंचो यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जब मैंने पोस्टमैन को जो लेटर लिख के भेजा था तो उसमें मैंने थोड़े से ज़्यादा पैसों की मांग की थी, बल्कि यहाँ पर उतने पैसे नहीं आए हुए, तो इस वजह से वो गुस्सा होता है और कहता है कि ही हैड फर्म फैथ दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक नॉर कुड डेनी वाट वाज रिक्वेस्टेड। और कहता है कि ये भगवान की गलती नहीं हो सकती बल्कि ये मिस्टेक पोस्टमैन या फिर जहाँ पर से ये पत्र आया है वहाँ से ये मिस्टेक हुई है और इसकी रिक्वेस्ट और इसकी मतलब कि इसकी प्रार्थना मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो फाइनली ये कहता है आप लोगों का लेंचो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन का यदि आपको आंसर नहीं आता है तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिख सकते हो और उस आंसर को आपको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, ठीक है। फिलहाल आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से आप लोग देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या कह रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वाई डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। और उसने क्या किया, जब लेंचो ने एम्प्लॉयज़ को बुलाया पोस्ट ऑफिस के लेटर को देने के लिए, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है, जैसे ही ठीक है जैसे ही एम्प्लॉय जो होते हैं लेटर को लेते हैं तो फिर क्या होता है आगे देखिए। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस वेयर नॉट क्रूक्स बट दे हैड इन फैक्ट कलेक्टेड द मनी टू गिव लंच एंड हेल्प्ड हिम आउट। लेंचो, ठीक है, लेंचो देखो, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस वेयर नॉट क्रूक्स बट दे हैड इन फैक्ट कलेक्टेड द मनी टू गिव लेंचो एंड हेल्प्ड हिम आउट। मतलब कि वहाँ के जो सभी पोस्ट ऑफिस थे, मतलब पोस्ट ऑफिस के सभी जो पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने आपस में रुपए कलेक्ट करके लेंचो की मदद के लिए रुपए देने का प्रयास किया, ठीक है। जब उन्होंने लेटर को पढ़ा तो इसके बाद में फिर देखिए लेंचो की मीनिंग ये होगी, यहाँ पर लेंचो कर लीजिए। लेंचो कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स एज ही थॉट दे स्टोल अ पार्ट ऑफ द मनी वेयर एज इट वॉज देम हु सेंट द मनी इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। और यहाँ पर जो पैसे उसको प्राप्त होते हैं लेंचो के, और वो समझता है कि ये पैसे जो हैं मुझे गॉड द्वारा प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर इस पूरा क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को आप फटाक से नोट कर लेंगे। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी क्वेश्चन का यदि आपको आंसर नहीं आता है तो फाइनली उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? 15 VIMP क्वेश्चन बताए हैं। और आपको क्या करना है कि इन 15 से कम 10 क्वेश्चन को तो आपको तैयार कर लेना, मतलब कि लर्न कर लेना, ठीक है। अब जब भी कभी क्या हो कि आपके प्रश्न पत्र में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि आपका ऐसा क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, और लेकिन वो आपको नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसी चैप्टर के जिस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन, यानी जिस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसी चैप्टर के आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर लर्न होंगे। तो वो जो 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो लर्न होंगे उनके जो आंसर होंगे, ठीक है, इन दोनों के आंसर की थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ठीक है, कह सकते हो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला करके, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ठीक है, आपको एक नया आंसर तैयार कर देना, ठीक है। मतलब कि आपको उसी चैप्टर के, ठीक है, उसी चैप्टर के आपको आंसर तो नहीं आता, लेकिन क्या होता है, जो क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आया है उसी क्वेश्चन के चैप्टर के जो अन्य क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनके आंसर को मिला करके एक नया आंसर आपको तैयार कर देना है जो कि इस क्वेश्चन से मेल खाता हो, ठीक है।
और फिर क्या करना है, बना बना कर लिख दीजिए। एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, लेकिन याद रहे कि उसी चैप्टर के लिखना, ये नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है हम दूसरे चैप्टर के आंसर से मिला करके क्वेश्चन लिखेंगे, नहीं, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर से मिला करके नहीं लिखना है, बल्कि उसी चैप्टर के जो अन्य क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर से मिला करके आपको कोई एक नया आंसर तैयार करना है, फिर वही आंसर जा करके आपको उस क्वेश्चन के आंसर में पुट करना है, ठीक है। और गारंटी ले रहा हूं पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और वो मैं आपको तैयार यहां पर करवा दे रहा हूं। तो चौथा क्वेश्चन आप नोट करेंगे कि व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, मतलब कि जो लेंचो की फैमिली थी अब वो किसके सहारे हो चुकी थी, उसकी लास्ट और अंतिम उम्मीद किस पर टिकी हुई थी। तो आप सभी जानते हो कि गॉड पर, ठीक है। तो द गॉड वाज सिंगल होप फॉर लेंचो एंड हिज फैमिली, ठीक है। तो मतलब कि लेंचो की पूरी फैमिली की जो उम्मीदें थीं वो अब भगवान के सहारे, यानी अब वो गॉड के सहारे पर टिकी हुई थी। उनके कोई मदद करने वाला नहीं था सिवाय भगवान के, और लेंचो को भी पता था कि भैया जो भगवान है वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। और इसी वजह से वो पोस्टमैन के लिए या फिर कह सकते हो पोस्ट ऑफिस के लिए एक लेटर लिखता है और जा करके पोस्ट मास्टर को दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ तक कि 4 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए ज़रा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वाई डिड पोस्टमैन लॉफ ऑफ हेटली, मतलब कि भैया जो पोस्टमैन था तो वो लॉफ्ट एट हेटली, वो हंसने क्यों लगा था, कि वो क्यों हंसा था। तो देखो होता क्या है कि द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी काइंड हार्टेड मैन। सबसे पहली बात तो पोस्ट मास्टर एक काइंड हार्टेड यानी एक कह सकते हो एक दयालु हृदय का व्यक्ति था। आफ्टर रीडिंग द लेटर, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद में आई हेट फर्स्ट ही लॉक्ड हेटली, आई हेट फर्स्ट ही लॉक्ड हेटली, ही लॉफ्ड, लॉक्ड नहीं होगा लॉफ्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लॉक्ड की जगह लॉफ्ट कर लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो उसका सही कर लीजिएगा। तो ही आई हैव, ठीक है, आई हैव यहाँ करिएगा, आई हैव फर्स्ट लॉफ्ड हर्टली, मतलब कि पहली बार जब उसने लेटर को देखा तो सबसे पहले तो वो हंसा। हर्टली मतलब कि वो अंदर से एकदम हंसा, क्योंकि भैया जो पत्र लिखा गया था वो भगवान के लिए था। और कोई भी हो और आपके पास आकर के आपसे ये कह दे कि भगवान ने मुझे ये चीज़ें दी हैं, और वो कहे बिल्कुल दी हैं 100% दी, तो आप भी हंसने लगेंगे एक बार के लिए। वैसे ही जो पोस्ट मास्टर होता है लेटर को पढ़ते ही हंसने लगता है, क्योंकि वो जो लेटर था वो भगवान के लिए लिखा गया था। अब आगे क्या होता है कि बट लेटर ऑन बिकेम टू सीरियस, जैसे जैसे लेटर सीरियस होता गया वैसे वैसे पोस्ट मास्टर की जो हंसी थी और जो चीज़ें थी और जो मतलब एक्सप्रेशन थे चेहरे के वो बदलते गए। ही प्रेस्ड द फेथ, और थोड़ी देर बाद उसने उसके जो कह सकते हो भगवान के प्रति जो उसकी आस्था थी उसको प्रेस किया। उसको क्या किया, प्रेस किया, यानी उसको थोड़ा सा प्रेस किया, मतलब कि उसकी इस भगवान की आस्था पर उसने थोड़ा सा डाला। अरे भाई क्या बात है। और फिर देखिए आगे क्या होता है कि द मैन इन गॉड हु हैड रिटन इन द लेटर, बताओ एक ऐसा व्यक्ति जिसको इतना अटूट भगवान पर विश्वास है, उसने बताओ भगवान के लिए एक पत्र लिख दिया। और इस वजह से वो क्या होता है कि जो पोस्ट मास्टर होता है पहले तो हंसता है, लेकिन जैसे जैसे पत्र को पढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है वो सीरियस होता चला जाता है, और लास्ट में वो प्रेस करता है। क्या करता है, प्रेस करता है, यानी उसकी इस महानता के लिए, उसके इस भगवान के प्रति दयालुता के लिए ताड़ियाँ भी बजाता है, प्रेस भी करता है, ठीक है। तो फिलहाल इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोट कर लेंगे, और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हैं उनके आंसर को हम देखते हैं। तो फाइनली अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर अगर आप एक नज़र डालेंगे फिर से अपनी, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे अब नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारे कह सकते हो कि मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका से रिलेटेड अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो मंडेला थी, ठीक है, जो मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका से कह सकते हो कि वहाँ पर गए थे और वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो थी उन्होंने सही की थी। तो पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ ट्रू फ्रीडम। तो देखिए आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। मतलब कि फ्रीडम का मतलब होता है कि स्वतंत्रता, मतलब कि स्वतंत्रता जो होती है वो सभी के लिए एक समान होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मंडेला।
तो बस यही है, एक स्वतंत्रता जो होती है उसका मतलब होता है कि सभी को एक समान समानता, ठीक है। मतलब कि जो लीडर होता है वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो उसके नीचे के व्यक्ति होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके प्रति समान समानता, ठीक है। तो ये होता है एक लॉफुल लाइफ का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मतलब कि कह सकते हो यहाँ पर कि मंडेला जो थी उनके ओपिनियन के हिसाब से, ठीक है, मंडेला के ओपिनियन के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कि मंडेला को कह सकते हो कि ग्रेट बनाती थी। तो देखिए यहाँ पर मंडेला का जो ओपिनियन था वो क्या था इस चीज़ को लेकर कि इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेलिया का क्या ओपिनियन था वेल्थ को लेकर के, यानी कि हमारी सबसे बड़ी वेल्थ क्या है, ठीक है। तो देखिए इन मंडेलाज ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ आर नेशन, मतलब कि जो एक राष्ट्र होता है उसकी सबसे बड़ी वेल्थ क्या होती है, तो वही चीज़ उनको अलग बनाती थी। देखिए तो मंडेला कहती हैं कि इन मंडेलाज ओपिनियन, मतलब मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इज़ नॉट अ मिनरल्स एंड जर्म्स बट इट्स गॉड एंड ऑनेस्ट सिटीजन। किसी राष्ट्र के जो उसको अलग बनाती है वो वहाँ के मिनरल्स और जर्म्स नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ के लोग होते हैं, बल्कि वहाँ के लोगों की सभ्यता होती है, लोगों के आदर्श होते हैं जो वहाँ की चीज़ों को बदलते हैं। अब जैसे एक राज्य है जहाँ के लोग बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं तो वहाँ का एक और अलग माहौल होगा, और एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आपस में बिल्कुल मतलब नहीं रखते तो वहाँ का एक अलग माहौल होगा। तो ये चीज़ें मंडेला के अनुसार सबसे ज़्यादा कह सकते हो ओपिनियन, मतलब कि ज़्यादा मायने रखती थी एक राष्ट्र के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का है कि हु वाज नेल्सन मंडेला, मतलब कि नेल्सन मंडेला कौन थे या फिर कौन था, ठीक है। तो देखिए वाई डिड ही फाइट विद वाइट रूल्स ऑफ हिज कंट्री। नेल्सन मंडेला में भी महिला थी, ठीक है। तो आप चेक करके बताइए कि नेल्सन मंडेला कौन थी। तो हु वाज नेल्सन मंडेला कौन थी, वाई डिड ही फाइट विद वाइट रूल्स ऑफ हिज कंट्री। तो देखिए नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट ए फार्थीड आ सिस्टम ऑफ, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूलाइज्ड रेसिकल सिग्रेशन इन साउथ अफ्रीका। मतलब कि जो नेल्सन मंडेला थी वो क्या थी, एक प्रकार से कह सकते हो कि वो वहाँ के सबसे बड़े राजनीति थी, ठीक है, राजनीति में रहने वाली एक राजनीति में रहती थी। और सबसे बड़ी जो साउथ अफ्रीका में उनको समस्या लगती थी वो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ के लोग काले थे, ठीक है, और कुछ लोग वहाँ के कैसे थे, गोरे लोग थे, ठीक है। तो काले और गोरे में उनके इस भेदभाव को ख़त्म करना था। अपने यहाँ देखिए, अपने यहाँ कास्ट को लेकर जो चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे होता है कास्ट को लेकर कि तो तुम बड़ी कास्ट के हो, तुम छोटे कास्ट के हो, ठीक है, भेदभाव होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका में काले रंग के लिए, ठीक है, काले रंग के लिए और गोरे रंग के लिए भेदभाव होता था। तो मंडेला क्या करते हैं कि इस भेदभाव को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे देखिए टू अचीव क्वालिटी एंड जस्टिस फॉर द ब्लैक मेजोरिटी। जो काले लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि प्रतिनिधित्व किया जाता था, बहुत सी सारी चीज़ें उनको नहीं दी जाती थी, जैसे कि आज हमारे देश में जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनको चीज़ें नहीं दी जाती हैं, ठीक है। सेम वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 था, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस की हम बात करें। तो अगला क्वेश्चन नंबर आप 9 नोट करेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आप नोट करेंगे कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। अब देखिए ये जो चैप्टर हमारा लिया गया है एनी फ्रैंक चैप्टर से लिया गया, किसे एनी फ्रैंक टॉक अबाउट द डायरी चैप्टर से, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में होता है क्या कि जो एनी फ्रैंक होती है वो अपनी एक क्या करती है, डायरी लिखती है, ठीक है, अपनी क्या करती है, डायरी लिखती है। और उस डायरी में वो सारी चीज़ें लिखती है जो चीज़ें उसको याद रहती हैं या फिर जो भी चीज़ें उसके घटती हैं, और वो डायरी को अपना क्या मानती है, अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, ठीक है। क्या मानती है, बेस्ट फ्रेंड मानती है। कौन मानती है, एनी फ्रैंक, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन को आप समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ से समझिएगा। तो देखिए आप लिखोगे कि एनी हैज़ फाउंड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर ग्रैंड मदर मिसेस कुपेरस एंड मिसेस किसिंग हु हैव
individual impressions on her mind and affected her life a lot, and the way she represents all of them in her diary reveals that Annie was very good at understanding people एंड एट अ डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है, मतलब कि वो क्या होती है कि एनी हैज़ फाउंड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर, वो अपने पिताजी की सारी यादें, अपने दादाजी की सारी यादें, ठीक है, दादी जी की सारी यादें, मतलब कि वो अपने पिताजी की और अपनी ग्रैंड मदर जो दादी जी थी, ठीक है, मिसेस कुपेरस जो उसके फादर थे और उसके मिस्टर किसिंग, ठीक है, इन दोनों लोगों की जो यादें थी वो डायरी में कोई चीज़ लिख करके उनको बचाए रखना चाहती थी कुछ, मतलब कि आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, क्योंकि वो किसी को अगर ये बताती अपने दादी के बारे में कि मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरी माता ऐसी थी, तो ये सारी बातें एक समय के बाद कोई भूल जाता। लेकिन वो क्या करती है कि ये सारी बातें वो अपने डायरी में लिखती है कि मेरे पिताजी ऐसे थे, वो मुझे इस तरीके से रखते थे, मेरी माता जी ऐसी थी, उनकी वो ऐसी दिखती थी, उनकी फ़ोटो भी लगा दिया करती थी और उनकी सारी बातें वो डायरी में लिख दिया करती थी। जिससे क्या होता था कि वो यह सोचती थी कि ये सारी बातें आगे चल के मैं पढ़ूंगी तो ये मेरे लिए एक मेमोरीज बन जाएंगी। इसी वजह से वो डायरी में सारी चीज़ें लिखती थी, किसी को बताने की जगह वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। और इफेक्टेड हर लाइफ अ लॉट, वेज रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम इन हर डायरी, वो हर एक चीज़ रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, हर एक चीज़ों को रिप्रेजेंट करती थी अपनी डायरी में। ठीक है, रिवेल दैट एनी वाज अ वेरी गुड, और उसे ऐसा लगता था कि वो बहुत सही है एट अंडरस्टैंडिंग पीपल एट डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस, क्योंकि वो दूसरों से बात करने में थोड़ा सा घबराती थी, इंट्रोवर्ट कह सकते, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट थी वो, और दूसरों से रिलेशन बनाने में भी वो बहुत ज़्यादा घबराती थी, इसलिए वो अपनी सारी चीज़ें डायरी में लिख दिया करती थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार करेंगे। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक वो कौन थी, एनी फ्रैंक वो कौन थी, वेयर डिड सी राइट आ डायरी, वो अपनी डायरी क्यों लिखती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर है, सटीक है कि एनी फ्रैंक वाज अ 13 ईयर्स ओल्ड ज्विस गर्ल, ठीक है, ग्विस गर्ल थी। सी रोट आ डायरी इन एम्स्टर्डम, ठीक है, वो अपनी डायरी एम्स्टर्डम के लिए लिखती थी। ठीक है, या फिर कह सकते हो सी रोट आ डायरी इन होल, ठीक है, इन होल मेमोरीज, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इन होल मेमोरीज करके भी लिख सकते हो, इन होल मेमोरीज, वो अपनी सारी मेमोरी को बचाए रखने के लिए क्या करती थी, डायरी में सारी चीज़ें लिखती थी। तो चाहे आप इन होल मेमोरीज लिख सकते हो या फिर एम्स्टर्डम लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला 11 नंबर आप क्वेश्चन नोट करोगे कि हु इज़ कॉर्ग फेमस फॉर, जो कॉर्ग थी वो किस लिए फेमस थी। देखिए, कॉर्ग इज़ इन कर्नाटका एंड इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी। देखिए, कॉफ़ी में एक चीज़ होती है कॉर्ग जो कि होती है, ठीक है, तो कॉर्ग जो थी वो किस लिए फेमस होती है, तो कॉर्ग जो होती है वो कॉफ़ी के लिए फेमस होती है। रेन फॉरेस्ट एंड स्पेस, और ये जो होती है ये फॉरेस्ट में, और कह सकते हो रेन जो बारिश वाला समय होता है उसमें, और ये का नाम जो बगीचे होते हैं वहाँ पर ये आपकी पाई जाती है। ठीक है, कॉर्ग, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर नोट करोगे और आगे आप क्वेश्चन नंबर 12 नोट करोगे कि हाउ डिड द पीपल ऑफ कॉर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। ठीक है, तो जो पीपल थे, ठीक है, हिंदू पीपल थे, वो कॉर्ग को डिफर क्यों करते थे हिंदू मेन स्ट्रीम के लिए। तो देखिए, आप लिखेंगे द कल्चर ऑफ द कॉर्ग जी, ये कॉर्ग का जो ये कल्चर था, मतलब कि कॉर्ग जी की जो प्रक्रिया थी ये बहुत समय पुरानी थी। ठीक है, इज़ अ एपेरियंट इन देयर मटेरियल ट्रेडिशन, ये बहुत पुरानी चीज़ थी। ठीक है, हम कॉफ़ी को बहुत लंबे समय से पीते चले आ रहे हैं। मैरिज एंड रिलीजियस रिटीज़, जब कोई इसका विवाह होता है या फिर किसी के कुछ भी होता है तो उसमें हम कॉफ़ी वाली चाय ले लो, कॉफ़ी ले लो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम बिकॉज दे आर ग्रीक और अरेबिक डिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप नोट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, कि वेयर आर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर। ठीक है, तो प्रांजल जो था और राजवीर जो था वो कहाँ गए थे, और कह सकते हो कि प्रांजल्स फादर कहाँ गए थे। ठीक है, प्रांजल्स के जो फादर थे वो कहाँ गए थे, तो प्रांजल्स, ठीक है, प्रांजल एंड राजवीर वेयर गोइंग टू असम, ये दोनों ही कहाँ पर गए थे, असम गए थे, और असम में क्या होती, कॉर्ग पाई जाती है। ठीक, क्या पाई जाती, कॉर्ग।
फिर से देखिए, असम जो आपका वेयर प्रांजल एंड राजवीर, तो असम, राजवीर और प्रांजल कहाँ गए थे? तो भैया ये दोनों ही कहाँ गए थे? असम गए थे। तो प्रांजल एंड राजवीर वेयर गोइंग टू असम। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी स्टेट देयर। अब ये वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि असम में कोई एक जगह थी जहाँ पर प्रांजल के जो फादर थे वो क्या थे? जो टी की कंपनी थी, ठीक है, जहाँ पर टी जो बनती है, ठीक है, वहाँ के वो मैनेजर थे, ठीक है। इसलिए दोनों ही क्या करते हैं? घूमने के लिए भी जाते हैं और पापा से, प्रांजल अपने पापा से मिलने के लिए भी जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप नोट करेंगे कि when areas inhabited by proud material race and wild creatures, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे कि जो कह सकते हो कॉर्ग था वो किन किन चीज़ों के लिए कह सकते हो जाना जाता था। तो देखिए, कॉर्ग इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मटेरियल मेन ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है। वाइल्ड क्रिएचर्स मतलब वहाँ पर जो मटेरियल थे, ठीक है, मतलब कि सुंदर महिलाएं थीं, ठीक है, वाइल्ड क्रिएचर्स थे, ठीक है। और कॉर्गी होम्स व हैव अ ट्रेडिशन हॉस्पिटलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो भाई देखिए, केवल आपको इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 15 ऐसे क्वेश्चंस बताए जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बताए इसकी वीडियो के अंदर? हमने आज की इस क्लास के अंदर हमने टोटल 14 ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जिनको आपको 2023 बोर्ड परीक्षा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना है। और गारंटी दे रहा हूँ कि इतने प्रश्न अगर तैयार कर लेते हो और अगर कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है तो जो तरीका मैंने स्टार्ट में बताया था, अगर उस तरीके को अपना लेते हो और क्वेश्चन के आंसर को लिख देते हो तो भैया पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक है। फिलहाल आज की इस क्लास के अंदर इतना ही और आपसे मिलेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन आंसर की होपफुली तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।